हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, जो कि 1885 से 1947 तक उसका जो भी प्रमुख अधिवेशन हुए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे। आपको केवल इस टॉपिक को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेना है। आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। सिर्फ एक ही क्लास में इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। इसमें एग्जाम बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब लिया गया है। बस आपको इस टॉपिक के एंडिंग तक बने रहना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसका स्थापना कैसे हुआ और कैसे आगे वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाया। उसमें पहला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कि ये जो कांग्रेस है उसका स्थापना कैसे हुआ, कौन किया, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, यानी कि भारत को आज़ादी दिलाने में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका मुख्य थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता और जन्मदाता भी कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी थे, यानी कि ए ओ ह्यूम जो थे उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। वो ब्रिटिश अधिकारी थे। भारत में उन्होंने प्रशासनिक सेवा में काम किया। बाद में उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें कांग्रेस का जन्मदाता भी कहा जाता है। वे एक सामाजिक सुधारक और पक्ष विज्ञानी यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डर्फिन के समय में हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस ब्रिटिश अधिकारी के समय में हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि लॉर्ड डर्फिन के समय में हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड डर्फिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्प जनसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर मजाक उड़ाया था, यानी कि लॉर्ड डर्फिन मानता था कि ये जो कांग्रेस है वो कम अभिज्ञता है और कम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव संस्था है, ये कहकर वो कांग्रेस का मजाक उड़ाया करता था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, यानी कि कांग्रेस का जो पहला सेशन है वो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर उन अधिवेशन को लिया गया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला 1885 में मुंबई में हुआ था। बोमेश चंद्र बनर्जी के समय में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नारोजी उसके अध्यक्ष रहे थे, वो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा 1887 में हुआ था मद्रास में, बदरुद्दीन तेबजी उसके अध्यक्ष रहे थे, वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल उसके अध्यक्ष थे, वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यानी कि प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। 12वां 1896 में कलकत्ता में हुआ था, जो कि रहमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे। उनके समय में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 21वां 1905 में बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। उनके समय में स्वदेशी वो बहिष्कार आंदोलन को अनुमोदन किया गया था। 22वां 1906 में हुआ था, जो कि कलकत्ता में दादा भाई नारोजी उसके अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि उनके अध्यक्ष काल में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। 23वां 1907 में हुआ था, जो कि सूरत में डॉक्टर रासबिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। उनके समय में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। 36वां 1911 में कलकत्ता में हुआ था, जो कि पंडित विशास नारायण धार के समय में हुआ था। उनके समय में पहली बार जन गण मन गाया गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये जितने भी कहा गया है वो सब प्रमुख अधिवेशन लिया गया है। उनमें से और भी जो भी इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे तरीके से डिटेल से आगे वर्णन किया गया है। 21वां 1916 में लखनऊ में हुआ था। उसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार।
उनके समय में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 32वां 1917 में कलकत्ता में हुआ था। उसके अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट। वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी कि एनी बेसेंट जो थी वो इंग्लैंड की थी। वो प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ विशेष अधिवेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला है 1920 में कलकत्ता में किया गया था। उसका अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। उसमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा 1923 दिल्ली में किया गया था। वो अबुल कलाम आजाद के अध्यक्षता में की गई थी और वो जो है वो सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस का। नेक्स्ट 19वां देख लेते हैं। 1924 में बेलगांव में किया गया था, जो कि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहे थे। ये एकमात्र अधिवेशन है जो कि महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। तो ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। नेक्स्ट 40वां 1925 कानपुर में किया गया था। श्रीमती सरोजिनी नायडू उसके अध्यक्षता किए थे। वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे, यानी कि सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे, जो कि कानपुर में उसका सेशन था 1925 में। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट 40वां 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में वो किया गया था। उस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जो 1929 लाहौर में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट 45वां 1931 में कराची में किया गया था। उसके अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। उनके समय में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट 50वां जो कि 1936 में फैजपुर में किया गया था। उसके अध्यक्षता रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये गांव में आयोजित अधिवेशन था, यानी कि फैजपुर के गांव में आयोजित कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 51वां जो कि 1938 में हरिपुरा में हुआ था। उसमें सुभाष चंद्र बोस उसकी अध्यक्षता की थी और उनकी अध्यक्षता उसमें सफल रही। नेक्स्ट 52वां 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। उसमें भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर एक विवाद देखने के लिए मिलता है। पट्टभी सीतारामैया को हराकर गांधी जी से विवाद के वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि सीधी बात है, गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस का वैचारिक मतभेद था। बोस अंग्रेजी के खिलाफ तुरंत और आक्रामक संघर्ष चाहते थे, लेकिन गांधी जी अहिंसा और धीरे धीरे आंदोलन के पक्ष में थे। दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया तो गांधी जी ने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। इससे टकराव और बढ़ गया, जिसकी वजह से कांग्रेस की कार्य समिति के ज्यादातर सदस्य गांधी जी के समर्थक थे। उन्होंने बोस के साथ काम करने से मना कर दिया, जिससे बोस अपनी टीम ठीक से बना नहीं पाए और वर्किंग कमेटी का सहयोग न मिलने के कारण बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट 54वां 1946 में किया गया था। मेरठ में हुआ था कि अध्यक्ष रहे थे आचार्य JB कृपलानी ने। वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट 55वां और नवंबर 1947 में हुआ था। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता की थी। यानी कि भारत को आज़ादी मिलने के करीब एक महीने के बाद वो अध्यक्ष बने। यहाँ पर हमने देखा जितने भी कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने आपके सामने रखा हूँ। और उससे भी और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जामिनर उसके अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको भी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे ताकि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अबुल कलाम आजाद के नाम पर है। यानी कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा
समय तक अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रथम विशेष अध्यक्ष के बारे में, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहला पॉइंट, प्रथम पारसी अध्यक्ष जो कि दादा भाई नारोजी हैं, वो 1986 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि बदरुद्दीन तैयबजी हैं, वो 1887 में मद्रास अधिवेशन में वो अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, प्रथम अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश यूरोपियन अध्यक्ष जो कि जज यूल थे, वो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, प्रथम महिला अध्यक्ष यानी कि विदेशी जो कि एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और ये एनी बेसेंट जो थे वो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की नागरिक थी और उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि सरोजिनी नायडू थे, वो 1925 में कानपुर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी, यानी कि इंदिरा गांधी जो थी वो 1959 में स्वाधीन होने के बाद वो प्रथम महिला थी जो कि 1959 में बनी थी। अब हम देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था। पहला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में अलान ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि कांग्रेस की संस्थापक अलान ऑक्टेवियन ह्यूम थे जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसका पहला अधिवेशन बम्बई यानी कि वर्तमान के मुंबई में कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें बैरिस्टर कहा जाता था, और वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 1885 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यानी कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने उसमें शामिल हुए थे। अब हम देखेंगे कांग्रेस के दो प्रमुख विचारधाराएं जो कि गरम दल नरम दल है, उसको हम देख लेते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछता है। पहला हम देखेंगे नरम दल यानी कि मॉडरेट्स के बारे में हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ये जो नरम दल के थे वो उदारवादियां विचार वाले नेता भी उन्हें कहा जाता था। तो उनमें से थे दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, दीनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। यानी कि ये सब उदारवादी विचार वाले लोग थे और ये ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अनुनय विनय से यानी कि रिक्वेस्ट करके पिटीशन दे करके सरकार के सामने अपनी मांग या फिर सुधार रखते थे। नेक्स्ट, उनके विचारधारा को देख लेते हैं। अंग्रेजों के साथ शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से काम करना तथा याचिका यानी कि पिटीशन, भाषण और बातचीत के जरिए सुधार मांगना उनका मुख्य विचारधारा था। यानी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखते थे, सरकार के सामने वो रिक्वेस्ट करते थे, सरकार के सामने वो अनुनय विनय करते थे अपनी मांग पूरी करने के लिए या फिर कोई सुधार करने के लिए। वो सरकार के ऊपर जोर नहीं डालते थे। अब हम देखेंगे गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे गरम दल के प्रमुख नेता के नाम जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाने जाता है। यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। यहाँ पर आप उनके चित्र भी देख सकते हैं लाल बाल पाल के। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो लाल बाल थे वो चरमपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा का थे। यानी कि ये अंग्रेजों के साथ सीधे विरोध के और आंदोलन करके अपनी मांग पूरी करना चाहते थे।
लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और बिपिन चंद्र पाल का जन्म बंगाल में हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि ये लाल बाल पाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, उसको सम्मिलित कीजिए, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, उनका जो विचारधारा था वो अंग्रेजों के खिलाफ सीधा विरोध, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और मानते थे कि वो आज़ादी मांगने से नहीं संघर्ष से मिलेगी, यानी कि ये अंग्रेजों के ऊपर बलपूर्वक अपना मांग रखना चाहते थे और अंग्रेजों के विरोध आंदोलन और उनका जो सामग्री है उसका बहिष्कार और अंग्रेजों के ऊपर सीधा बलपूर्वक या फिर फोर्स डालकर अपनी मांगने के लिए वो जाने जाते थे। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट नोट को देखते हैं जो कि लाला लाजपत राय का है। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधे कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने के साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। यानी कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करना और विधान परिषद का बहिष्कार करना और असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रारंभ करने का निर्णय इस अधिवेशन में लिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला हम देखेंगे राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग को। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को 7 नवंबर 1874 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। यानी कि वंदे मातरम का लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट पॉइंट, ये गीत आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, वंदे मातरम को पहली बार 28 दिसंबर 1896 को कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। यानी कि वंदे मातरम को पहली बार गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रेहना तैयब जी थी। नेक्स्ट पॉइंट, 14 अगस्त 1947 की रात्रि में संविधान सभा की बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ किया गया था। यानी कि संविधान सभा का जो बैठक है उसका आरंभ किया गया था वंदे मातरम गान करके। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मान्यता मिली 1950 में संविधान सभा द्वारा। यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को मान्यता दिया गया था संविधान सभा द्वारा, जो कि 1950 में दिया गया था। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम का नाम है जन गण मन। ये प्रत्येक हिंदुस्तानी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट, जन गण मन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर और उनके साथी के द्वारा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था। वो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर और उनके साथी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था 24 नवंबर 1950 को। यानी कि हमारा राष्ट्रगान जो है जनगण मन को अपनाया गया था आधिकारिक रूप से, वो था 24 जनवरी 1950। अब हम देखेंगे सूरत अधिवेशन के बारे में जो कि 1907 में हुआ था। तो पहला पॉइंट, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। यानी कि सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस के 2 दल का विभाजन हो गया था, वो सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में यानी कि गरम दल तथा नरम दल में विभाजित हो गया था। तो उसका कुछ मुख्य कारण था जो कि कार्य पद्धति का विचारधारा, जो कि उनके विचारधारा के ऊपर निर्भर करता था। गरम दल का विचारधारा था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो। वो राष्ट्रीय शिक्षा चाहते थे और उग्र आंदोलन चाहते थे। लेकिन नरम दल वाले चाहते थे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से प्रार्थना के माध्यम से, याचिका के माध्यम से काम करना चाहते थे। और
स्वाधीनता प्राप्ति के मामले में गरम दल जल्दी और सीधे संघर्ष से स्वराज यानी कि स्वाधीनता पाना चाहता था, लेकिन नरम दल धीरे धीरे सुधारों से स्वराज पाना चाहता था। इस वजह से सूरत अधिवेशन में यानी कि 1907 में गरम दल और नरम दल। अब हम देखेंगे लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरम मजूमदार ने की थी। यानी कि सूरत अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे वो लखनऊ अधिवेशन में ये गरम दल और नरम दल फिर से एकजुट हो गए थे, क्योंकि सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस कमजोर हो गई थी। अंग्रेजों को फायदा मिला था। इससे सबको एहसास हुआ कि एकता जरूरी है। दोनों दल समझ गए कि अलग अलग रहकर स्वराज पाना मुश्किल है, इसलिए एकजुट होकर लड़ना जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर दबाव बनाना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहले जो दूरी थी उसे खत्म करना, स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की मजबूत करना, साथ ही साथ मुस्लिम लीग का कुछ मांग भी था जिसे स्वीकार किया गया था, जो कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी और विभिन्न प्रांतों में मुस्लिमों को निश्चित प्रतिनिधित्व देने पर सहमति की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए तथा दोनों ने सरकार के सम्मुख अपनी समान मांगे प्रस्तुत की। इस अधिवेशन से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में बल मिली इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना आदि की लखनऊ समझौते के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये आप चित्र में भी देख सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पहला हम देखेंगे एनी बेसेंट के बारे में। पहला पॉइंट, 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एवं पहली आयरिश महिला थी। यानी कि एनी बेसेंट जो थी वो पहली विदेशी महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उनका नागरिकता ब्रिटेन से थी और वो आयरलैंड से उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाली पहली यूरोपीय यानी कि विदेशी महिला थी, जो कि 1917 में वो अध्यक्षता की थी कलकत्ता में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम देखेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में। पहला पॉइंट, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1925 में कानपुर में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सरोजिनी नायडू सन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था तथा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हर्षद मोहनी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। यानी कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू और इस अधिवेशन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था और पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था इस अधिवेशन में, और ये रखे थे हर्षद मोहनी ने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पर आप एक इम्पोर्टेंट नोट को देख लीजिए ताकि स्वराज शब्द से कन्फ्यूजन ना हो सके, तो उसको भी हम देख लेते हैं। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नारोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। यानी कि स्वराज शब्द का जो घोषणा थी वो दादा भाई नारोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा कि हजरत मोहनी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था कानपुर अधिवेशन में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। पहला पॉइंट, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई
और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक तिरंगे झंडे को फहराया गया तथा इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। यानी कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी वजह से इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया और इसी वजह से भारत को स्वाधीनता मिलने तक यानी कि 1947 से पहले 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहा था। तत्पश्चात जब भारत को पूर्ण रूप से स्वाधीनता मिली 15 अगस्त 1947 को, तब से 15 अगस्त को स्वाधीनता के दिवस के रूप में मनाते आ रहा है। अब हम देखेंगे लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उस प्रमुख प्रस्ताव को हम देख लेते हैं। पहला है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वराज यानी कि खुद का राज, अर्थात खुद का शासन चले जहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया था। नेहरू समिति की रिपोर्ट अर्थात यह भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी समिति ने तैयार किया था। ये रिपोर्ट इसलिए बनाई गई थी कि 1927 में आए साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसके विरोध में भारतीय नेताओं ने कहा कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, इसलिए नेहरू समिति बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें दांडी मार्च 1930 हुआ था, प्रारंभ करने की अनुमति इस अधिवेशन से मिली थी। ये नमक सत्याग्रह का हिस्सा था। गांधी जी ने समुद्र के किनारे जाकर नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर किया गया था। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब तक भारत को स्वाधीनता नहीं मिली यानी कि 1947 तक, 1930 से 1947 तक स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1930 में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी कि जब भारत को स्वाधीनता मिली 15 अगस्त 1947 को, तब से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो 26 जनवरी का कंसेप्ट है, उसकी महत्ता बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। इसी वजह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में। अब हम देखेंगे कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। यानी कि ये समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ। इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से था। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि राजनीतिक कैदियों की रिहा करने का वादा किया गया, जो भी हिंसक मामले में शामिल नहीं थे। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहाँ पर रिहा नहीं किया गया था, क्योंकि वो हिंसक मामले में शामिल थे। और बाकी जितने भी थे अहिंसा के माध्यम से जो भी आंदोलन कर रहे थे, उनको कर दिया गया था। और उनमें जो भी जब्त संपत्ति थी, उनको लौटा दिया गया। नमक बनाने की अनुमति दे दी गई। तो उसके बदले में कांग्रेस यानी गांधी जी से ये मांग की गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाए और गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की सहमति दिया जाए। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि
हिंसक अपराधों में शामिल कैदियों की रिहाई नहीं मिली, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये हिंसक कार्रवाई जैसे कि लाहौर षड्यंत्र केस का आरोपी ये लोग थे और फांसी का फैसला पहले ही हो चुका था। कोर्ट ने उन्हें मृत्युदंड यानी कि डेथ सेंटेंस दे दिया था। अंतिम फैसला ब्रिटिश सरकार यानी कि वायसराय के हाथ में था। गांधी जी ने इरविन से दया याचिका यानी कि मर्सी अपील की बात उठाई, फांसी को कम करने की कोशिश की, लेकिन सरकार नहीं मानी और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था और वो देश के लिए शहीद हो गए थे। इस कराची अधिवेशन का प्रमुख बिंदु को हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पॉइंट, मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के विभेद बिना सभी को कानून के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया था, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को जोर दिया गया, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान अधिकार का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रस्ताव भी किया गया था, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट हो, ये भी उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था, यानी कि कांग्रेस ने ये कहा था कि स्वराज क्या है, उसका अर्थ क्या है और ये क्यों चाहिए, ये सब कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये इसलिए कहते कि उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, जिससे देश में बहुत गुस्सा और दुख था। कई लोग गांधी जी से नाराज थे, जिससे देश का आंदोलन अहिंसा की ओर बढ़ रही थी। इसी वजह से गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति यानी कि गांधी खत्म हो सकता है, लेकिन अहिंसा और सत्य का सिद्धांत यानी कि गांधीवाद का सिद्धांत हमेशा रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस उन्होंने जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है उससे भी सवाल। पहला पॉइंट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन में वो सफलतापूर्वक अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट, 1940 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी से विवाद के वजह से इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि इसी अधिवेशन में सीतारामैया की हार पर गांधी जी बोले थे कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। इससे टकराव और बढ़ गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उग्र यानी कि आक्रामक रूप रखते थे। अंग्रेजों के खिलाफ तुरंत और तेज संघर्ष चाहते थे। विदेशी जैसे जर्मनी, जापान से वो मदद लेने के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी अहिंसात्मक रुख रखते थे। वो धीरे धीरे अहिंसा के रास्ते में आज़ादी लेना चाहते थे। किसी भी तरह की हिंसा या बाहरी मदद के खिलाफ वो थे। इसी वजह से गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज़्यादातर सदस्य गांधी जी के समर्थक में थे। उन्होंने बोस के साथ काम करने से मना कर दिया। बोस अपनी टीम ठीक से बना नहीं पाए। लगातार विरोध और सहयोग न मिलने के कारण संगठन चलाना मुश्किल हो गया बोस के लिए। इसीलिए अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तत्पश्चात स्थिति को शांत और स्थिर करने के लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के विश्वास पात्र और संतुलित नेता थे, इसलिए उन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। इन्होंने 1939 ईस्वी में ही एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, क्योंकि बोस चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ तेज और आक्रामक संघर्ष, लेकिन कांग्रेस का रुख धीमा और अहिंसात्मक था। इसलिए बोस ने अलग अलग संगठन बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से। उसमें
पूर्ण स्वतंत्रता जल्दी प्राप्त करना को जोर दिया गया। किसान और मजदूरों को जोड़ना भी उसमें शामिल था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ मजबूत और सक्रिय संघर्ष को जोर दिया गया। सभी वामपंथी और देशभक्त ताकतों को एकजुट करना उसमें शामिल। अब हम देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी कि केवल एकमात्र बेलगांव ही एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट, एम.आर. जयकर के विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीद समाप्त हो गई थी, क्योंकि एम.आर. जयकर ने मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का विरोध किया था और इसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक मानते थे। इसलिए जयकर ने कांग्रेस को समझौता न करने की सलाह दी। इससे बातचीत का रास्ता बंद हो गया, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन का आयोजन 1936 में फैजपुर यानी कि महाराष्ट्र नामक स्थान पर हुआ था। इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था। यानी कि ये फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये जो अधिवेशन है गांव में हुआ था, वो गांव है फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। वो 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 54वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस पद पर बने रहे। इसके बाद कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जे.बी. कृपलानी ही बने रहे थे। लेकिन जब भारत को स्वाधीनता मिली, तब नवंबर 1947 में जो कि 55वें अधिवेशन था जो कि दिल्ली में हुआ था, उस समय अध्यक्ष बने रहे राजेंद्र प्रसाद जी। ये बात भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी अल्प समय के लिए 1959 ईस्वी में पार्टी की अध्यक्षता बनी। इसके बाद 1978 ईस्वी में वो दूसरी बार अध्यक्ष बनी और 1948 ईस्वी तक अध्यक्ष पद पर बनी रही और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यानी कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहली महिला अध्यक्ष बनी वो इंदिरा गांधी थी और वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।